आप सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत है। आज हम एक बड़े ही इम्पोर्टेंट और ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा आपके साथ करेंगे। इजराइल ईरान संबंध और जो संकट या दोनों के बीच में एक विवाद की स्थिति, उसके बारे में एक समझ बनाने की ज़रूरत है। 3-4 पक्षों के माध्यम से हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, ईरान और इजराइल अगर आज लड़ रहे हैं, संघर्ष की स्थिति में है, तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, एक उस मुद्दे पे आपके साथ समझ बनाएंगे। दूसरा, अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसका कारण क्या है। तीसरा, क्या इस ईरान और इजराइल के विवाद का प्रभाव वैश्विक रूप से पड़ेगा या वैश्विक रूप से इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में एक समझ बनाने की ज़रूरत है। चौथा, क्या भारत भी इससे प्रभावित होगा। पांचवा, क्या हमको इसका समाधान खोजने की ज़रूरत है, क्या इस संघर्ष को रोकने की ज़रूरत है, क्या वैश्विक शांति के लिए ज़रूरी है कि हम इसके समाधान को खोजें। इन 5 पक्षों पे आपके साथ हम चर्चा करेंगे। ईरान और इजराइल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर समझा जाए तो 1948 से 1979 का जो काल है वो बड़ा ही सहयोगी दृष्टिकोण का है। ईरान और इजराइल एक बेहतर संबंध में है 48 से 79 के बीच में। अगर इसको सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश की जाए तो भारत में एक चिंतक हुए, एक थॉटफुल पर्सन हुए जिनका नाम था चाणक्य। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था साप्तांग का सिद्धांत। उस साप्तांग के सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत था कि कोई भी राष्ट्र को अगर सरवाइव करना है तो शत्रु के शत्रु को मित्र बनाना पड़ेगा। इसी विचार को इजराइल और ईरान ने 1948 से 79 के बीच में लागू किया। इजराइल ने इसी विचार को कहा पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। पेरिफेरी डॉक्ट्रिन मतलब 1948 में जब इजराइल सत्ता में आया, जब एक देश के रूप में स्थापित हुआ, तो उसके अगल बगल के जो देश थे, जैसे कि जॉर्डन, जैसे कि सीरिया, जैसे कि लेबनान, इन सब देशों ने इजराइल का विरोध किया। ऐसे में इजराइल को एक सहयोगी की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके, और यहाँ पर ईरान की भूमिका स्पष्ट होती है। ईरान एक नन अरब कंट्री था और ऐसी स्थिति में इजराइल ने ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि सऊदी अरेबिया का शत्रु था ईरान। जॉर्डन के उसके साथ संबंध बेहतर नहीं थे ईरान के, तो ऐसी स्थिति में ईरान को इजराइल ने एक मित्र के रूप में चुना। अब ईरान ने इजराइल को क्यों चुना, तो शत्रु का शत्रु जो मित्र होता है, इस सिद्धांत पे ईरान ने सोचा कि सऊदी अरेबिया चूंकि एक अरब देश है और ईरान एक नन अरब कंट्री है, तो ऐसे में पश्चिमी एशिया में इसको एक देश चाहिए जिसके साथ वो सहयोग कर सके। ऐसे में ईरान ने इजराइल की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया, और इस पूरी प्रक्रिया में 1948 और 79 के बीच में ईरान और इजराइल के संबंध बेहतर रहते हैं। 1979 में ईरान में क्रांति होती है, और इस क्रांति से आयतुल्लाह खुमैनी नाम के एक शासक हुए, एक रिलीजियस लीडर हुए ईरान में, वो सत्ता में आते। और सत्ता में आते ही चूंकि वो एक धार्मिक राष्ट्रवाद के विचार को आगे बढ़ा रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा, या उनकी जो विचार थे वो इजराइल को लेकर के बदले। इजराइल एक यहूदियों का देश उन्होंने कहा, और इसकी जगह उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ साथ जो दूसरा देश यहाँ पर स्थापित होना है, फिलिस्तीन। ईरान ने 1979 की क्रांति के बाद लगातार फिलिस्तीन को सहयोग करना शुरू किया, और यहाँ से ईरान की विदेश नीति बदलती है। और चूंकि ईरान में जो धार्मिक सत्ता स्थापित हुई, उन्होंने पश्चिम का विरोध किया। अमेरिका का जो निवेश ईरान में था, यूके का, जर्मनी का, फ्रांस का जो निवेश ईरान में था, इन सब का बहिष्कार ईरान ने किया। और इस पूरी प्रक्रिया में ईरान का मानना था कि अमेरिका का मित्र इजराइल है, तो ऐसे में हमको दोनों का विरोध करना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में आयतुल्लाह खुमैनी और अन्य जो लीडर्स थे ईरान के, उन्होंने लगातार इजराइल को लिटिल शैतान और अमेरिका जैसे देशों को ग्रेटर शैतान, मतलब बड़ा शैतान और छोटा शैतान के नाम से घोषित करना शुरू किया। और यहाँ से ईरान और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू होती हैं। ये प्रक्रिया 1979 से 90 के बीच में लगातार चलती है। लगातार दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ईरान इसी बीच में उन देशों की तरफ आगे बढ़ता है जो उसके इजराइल के शत्रु हो सकते हैं, जैसे कि रशिया, और इजराइल इसी बीच में उन देशों की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है जो उसके मित्र हो सकते हैं या ईरान के शत्रु हो सकते हैं। तो 79 से 90 का जो काल है वो ईरान इजराइल के संबंधों में दूरियों का एक काल है। अब 90 के बाद का जो चरण है इजराइल और ईरान के संबंधों के बीच में, इसमें जब हम देखते हैं तो लगातार दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, और दूरियां ही नहीं, उसमें बहुत सारी अन्य चुनौतियां भी बढ़ती चली जाती हैं। 90 के बाद से ईरान और इजराइल के बीच में जो डिफरेंसेस बढ़ते हैं, उसमें से एक जो पहला मुद्दा है, जो पहला पक्ष है, वो है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद के संदर्भ में हम बात करें तो 80 के दशक में हमास नाम की एक संस्था बनी। ईरान ने लगातार हमास जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना शुरू किया,
जो इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहता था। इसने ईरान और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ाई। साथ ही साथ हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन है, लेबनान से ऑपरेट करता है, उसको भी लगातार ईरान ने समर्थन किया, जो कि इजराइल के विरोध में काम कर रहा था। तो एक वैचारिक आधार बनता है जहां पर इजराइल के विरोधियों का, आतंकवादी संगठनों का ईरान के द्वारा सहयोग किया गया और ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच में दूरियां लगातार बढ़ी। दूसरा जो एक कारण है ईरान और इजराइल के बीच में लगातार टकराव का करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है न्यूक्लियर का विवाद। 90 के दशक में ईरान अपने न्यूक्लियर की नीति पे या न्यूक्लियर पे काम करना शुरू करता है और इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश घोषित हो जाता है तो ये स्थिति इजराइल के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम एशिया में होगी। और इजराइल एट एनी कॉस्ट नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश घोषित हो। और इस पूरी प्रक्रिया में लगातार ईरान पे साइबर अटैक्स इजराइल के द्वारा किए जाते हैं और इन साइबर अटैक्स में से एक सबसे बड़ा अटैक 2010 में इजराइल प्लान करता है, जिसका नाम है स्टक्सनेट। और नंताज नाम का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको लगभग कंप्लीटली क्लोज डाउन कर दिया इजराइल ने। और ईरान ने कहा कि वो जो इसके साथ हुआ है वो इसको लेकर के इजराइल पे लगातार वॉर करेगा। तो 2010 के बाद ईरान और इजराइल के बीच में टकराव की स्थिति और भी बढ़ती हुई नजर आती है। तीसरा जो मुद्दा नजर आता है वो ये कि जो लगातार साइबर अटैक्स इजराइल ने ईरान पे किए, ये एक और विवाद की तरफ बढ़ता है, जिसको हम कह सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ता है, एक स्टेप और आगे बढ़ता है, जिसको हम छद्म युद्ध कर सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर। अब ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। इजराइल टारगेट करता है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और दुनिया भर में लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किल किया जाता है। ईरान लगातार ये कहता है कि ये इजराइल के द्वारा किया गया है। इसी बीच में ईरान इजराइल को डैमेज करने के लिए लगातार हिजबुल्लाह जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को विभिन्न प्रकार के फंड करता है, ऐसा इजराइल के द्वारा दावा किया जाता है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान के एक जनरल को ड्रोन अटैक से मारा गया बगदाद में और इजराइल ने इसकी प्रशंसा की। ये सारी स्थितियां टकराव को और बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। चौथा, अगर हाल ही के समय में अगर देखा जाए तो ये जो छद्म युद्ध है ये एक और कदम आगे बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए नए गुटों की तरफ बढ़ने या बनाने की तरफ अग्रसर होता है। ईरान उन देशों को चुनता है जो इजराइल विरोधी हैं, जैसे चाइना, जैसे रशिया। ईरान लगातार 2010 के बाद रशिया और चाइना की तरफ झुकाव बढ़ाता है ताकि इजराइल को काउंटर किया जा सके। इसी बीच में इजराइल भी ईरान की इसी नीति को काउंटर करने के लिए लगातार पश्चिम एशिया में नए मित्र बनाने की कोशिश करता है ताकि ईरान को अलग थलग किया जा सके, जैसे कि अब्राहम एकॉर्ड, जैसे कि I2U2। इन सब के माध्यम से यूएई के साथ बेहतर संबंध, बहरीन के साथ एक बेहतर संबंध, जो कि लगातार ईरान का विरोध करते हैं। ये सारी रणनीतियां बता रही हैं कि छद्म युद्ध से निकल करके अब एक ग्रेटर चेस गेम की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं ताकि अलायंस के माध्यम से एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से डैमेज कर सके या क्षति पहुंचा सके। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार एक ग्रेटर चेस गेम की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं, उसी का परिणाम हमको करंट में या हाल ही में नजर आता है कि सीरिया में एक शहर है डेमेस्कस। डेमेस्कस में ईरान का कॉन्सुलेट है, एक व्यापार को लेकर के केंद्र है। उस व्यापार के केंद्र पे अटैक हुआ और इजराइल का मानना है कि उस अटैक को प्लान किया इजराइल के द्वारा। इसको काउंटर करने के लिए ईरान के द्वारा 300 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल्स यानी कि ड्रोन अटैक प्लस मिसाइल्स लॉन्च किए गए इजराइल पे। और इजराइल का जो आयरन डोम है उसने दावा किया कि 99% ऐसे ड्रोन और प्रोजेक्टाइल्स या कह सकते हैं कि मिसाइल्स को हवा में ही खराब कर दिया गया या उसको डैमेज कर दिया गया। इजराइल को इससे क्षति कम पहुंची, लेकिन इजराइल ने ये कहा कि वो इसका बदला लेगा या ईरान पे इसका काउंटर अटैक करेगा। ये स्थिति एक संकट की स्थिति को बताता है कि विश्व एक संकट की तरफ बढ़ रहा है। विश्व जो एक संकट की तरफ बढ़ रहा है ईरान और इजराइल के इस टकराव की स्थिति में, तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि इसके वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो पहला एक वैश्विक प्रभाव ये हो सकता है कि इजराइल का मानना है कि ईरान पे के द्वारा जो न्यूक्लियर विकसित किया जा रहा है या न्यूक्लियर बम बनाया जा रहा है वो एक संकट है। तो क्या पश्चिमी एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेस होने की क्या संभावना बनती है? और अगर ऐसा होता है तो विश्व एक संकट की तरफ बढ़ेगा। दूसरा, ईरान एक इंपॉर्टेंट ओपेक का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तीसरे नंबर का मेजर प्रोड्यूसर है। अगर विवाद बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, क्या दुनिया में ऑयल सप्लाई शॉक्स हो सकते हैं? तेल का एक संकट क्रिएट हो सकता है या ऊर्जा के संकट की स्थिति क्रिएट हो सकती है? एक ये विश्व के सामने एक बड़ा सवाल है। तीसरा जो एक विषय है वो ये है
कि क्या ये ऑयल संकट या जो ऊर्जा का संकट क्रिएट होगा, क्या इससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति की स्थिति क्रिएट हो सकती है? और अगर मुद्रास्फीति बढ़ता है तो क्या जो वैश्विक देश या विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो ऑलरेडी कोविड के क्राइसिस से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दोबारा एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर सकती हैं? क्या विश्व के लिए एक संकट या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक चुनौती है, एक चैलेंज है? इन वैश्विक सवालों का हल खोजा जाना चाहिए। ईरान इजराइल के बीच में जो संघर्ष है, क्या भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है? तो पहला एक पॉइंट जो निकल करके आता है वो ये है कि क्या भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा की स्थिति है ये? ईरान भी भारत का मित्र है और इजराइल भी भारत का मित्र है। ऐसी स्थिति में अगर संघर्ष की स्थिति बढ़ती है तो हमको क्या करना है, हम क्या करें? 1999 में जो करगिल का एक भारत की तरफ अटैक हुआ, उसमें इजराइल बढ़ चढ़ करके भारत की मदद किया। ईरान एक ऐसा देश है जिसने लगातार भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो भारत किसको चुने? ये एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। आज ईरान भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमको सेंट्रल एशिया पहुंचना है, अगर हमको रशिया जाना है थ्रू चाबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगर चीन के प्रभाव को काउंटर करना है सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो हमको करना पड़ेगा कि हमको ईरान एक मित्र के रूप में चाहिए। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष की स्थिति बढ़े। इसके अलावा जो दूसरा पक्ष निकल करके आता है भारत पे जो प्रभाव है, उसमें डायस्पोरा के हित। पश्चिमी एशिया में भारत में के सबसे बड़ा डायस्पोरा रहता है। यूएई में 3.5 मिलियन के आसपास 35 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरेबिया में 3.1 मिलियन मतलब 31 लाख। अगर ये युद्ध बढ़ता है, संघर्ष की स्थिति बढ़ती है, तो पश्चिमी एशिया में डायस्पोरा के हित प्रभावित होंगे। इराक में जब युद्ध हुआ तो हमारे भारतीयों को बाहर आना पड़ा। यमन में जब युद्ध हुआ तो भारतीयों को वहां से आना पड़ा। सीरिया में जब युद्ध हुआ तो भारतीय डायस्पोरा का साइज बहुत ही छोटा हो गया। अगर ईरान और इजराइल आपस में लड़ते हैं तो ये स्थिति एक संकटपूर्ण स्थिति हो, डायस्पोरा के हित असुरक्षित हो। जो तीसरा एक मुद्दा भारत के हितों के अनुरूप चुनौती हो सकता है वो ये कि क्या पश्चिमी एशिया में इस टकराव की स्थिति से राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। और पश्चिमी एशिया में जब जब राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है तब तक पश्चिमी एशिया से आतंकवाद पलवित पुष्पित होता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान जब राजनीतिक रूप से अस्थिर हुआ तो वहां से राइज हुआ अल कायदा का, तालिबान का। इराक जब पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ तो वहां से राइज हुआ आईएसआईएस का। सीरिया आज विभिन्न प्रकार के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का हब है क्योंकि राजनीतिक रूप से अस्थिर है। यमन जब एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, 2015 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है, तो हौतीज नाम के टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ईरान और इजराइल का संकट बताता है कि अगर ये दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो भारत के लिए एक राजनीतिक रूप से और कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती होगी कि भविष्य में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के विकास की संभावनाएं या इस क्षेत्र से भारत में चुनौती सुरक्षा के दृष्टिकोण से बढ़ सकती है। चौथा जो एक पक्ष निकल करके आता है भारत के संदर्भ में वो ये है कि ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर ये युद्ध बढ़ता है, जैसा कि ईरान ने कहा कि मैं फारस की खाड़ी से एक भी ऑयल टैंकर नहीं गुजरने दूंगा, अगर ये युद्ध की स्थिति बनती है तो ऐसे में भारत का लगभग 75 से 80% ऑयल या कह सकते हैं कि ऊर्जा एलएनजी हो या पेट्रोलियम हो, इसका मेजर सोर्स है फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र। ये स्थिति भारत में ऊर्जा संकट की स्थिति को जन्म दे सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती हो सकती है। ईरान और इजराइल के बीच में ये जो चुनौतियां हैं ये वैश्विक भी हैं और भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में क्या विश्व को और भारत को इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए? तो इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला, क्या 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए कि इजराइल भी एग्जिस्ट करे और फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करे। और ईरान को ये बात समझनी पड़ेगी कि 1948 में जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट था वो 2 स्टेट सॉल्यूशन था। और इजराइल को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप एक देश है, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन नाम के, उसको भी, इजराइल को भी इनको एक रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। दूसरा, क्या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे बात होनी चाहिए? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मतलब है कि परमाणु निशस्त्रीकरण की बात तो होनी चाहिए। परमाणु का इस्तेमाल ईरान का हक है, वो करे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। एटम फॉर पीस, यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए जरूरत है तो ईरान को पूर्ण अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ ईरान को इस बात को समझना पड़ेगा कि बम बनाने का उसका अधिकार नहीं। ये स्थिति पश्चिमी एशिया में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा सकती है और न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ा सकती है।
कल ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा, परसों सऊदी अरेबिया बनेगा, फिर इजराइल बनेगा, फिर अन्य देश डिमांड करेंगे। हमको प्रभावी रूप से ईरान को इंगेज करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर आपका अधिकार है, लेकिन बम बनाने के लिए नहीं, ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक इस रास्ते के या इस दृष्टिकोण से भी ईरान के साथ चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा, किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई में नहीं है, टकराव में नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी में। तो विभिन्न मंचों से ईरान और इजराइल के बीच में डायलॉग कंडक्ट कराने का प्रयास होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट डायलॉग के माध्यम से दोनों के बीच में जो भी समस्याएं, चुनौतियां हैं, उसको प्रभावी रूप से साधा जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से दोनों के बीच में डिबेट और डिस्कशंस बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद को रिजॉल्व किया जा सके। चौथा, ऐसी संस्थाएं भी बनाई जानी चाहिए, क्षेत्रीय संगठन, जिसके मेंबर इजराइल और ईरान दोनों हों, ताकि दोनों के हित एक पार्टिकुलर संगठन से जुड़े हुए हों। उदाहरण के लिए, अगर I2U2 में दो देश हैं, अगर पश्चिमी एशिया के, जैसे कि एक UAE है और एक इजराइल है, US है और इंडिया है, तो भारत को प्रयास करना चाहिए कि इस I2U2 में ईरान को भी शामिल किया जाए, ताकि ईरान और इजराइल के बीच में सहयोग की संभावनाएं बढ़ें। अगर भारत लगातार प्रयास कर रहा है पश्चिमी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ईरान और इजराइल को साथ में लेकर के चले। तो ऐसे संगठनों को बढ़ाना कहीं ना कहीं भारत के हितों को सुरक्षित करेगा। जैसे भारत के द्वारा एक संगठन की शुरुआत की गई, ब्रिक्स, और हाल ही में इसमें 5 देशों को ऐड किया गया, और पश्चिमी एशिया से 3 देश इसमें ऐड हुए, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। इस ब्रिक्स जैसे संगठनों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस मंच का, और ब्रिक्स में इजराइल को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल के संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद को रिजॉल्व किया जा सकता है। जल्दी ही आपके साथ मुलाकात होगी, ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा हम करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।